क्या भारत के किसी भी स्टेट के सीएम को इतनी पावर है कि वो भारत की ऑफिशियल करेंसी का जो सिंबल है रूपी उसको रिप्लेस कर दे अपनी स्टेट की भाषा के किसी एक लेटर से? जी हाँ, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने ये हिम्मत की है। पिछले बृहस्पतिवार को उन्होंने ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर ये अनाउंस किया कि तमिलनाडु अब से जो भारत की करेंसी है उसका जो सिंबल है रूपीज उसको रिप्लेस करेगा तमिल भाषा के एक अल्फाबेट से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस विवाद के बारे में। राजमार्ग 10 में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये विवाद क्यों हो रहा है, आपने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी या न्यूज में सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही चुनौती दी है, क्योंकि इससे पहले किसी भी स्टेट ने ये हिम्मत नहीं की है। आपको याद होगा 2010 में भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार जो उस समय की यूपीए 2 सरकार थी और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने एक ओपन कंपटीशन के थ्रू जो भारत की जो करेंसी थी उसका एक सिंबल सेलेक्ट किया था और उस सिंबल को पूरे भारत ने अडॉप्ट किया था। और उसके बाद जगह जगह पूरे इंस्टीट्यूट्स में, कंप्यूटर्स में, डॉक्यूमेंट्स में, सब जगह धीरे 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 करके जो भारत का जो पहले जो करेंसी का सिंबल था आईएनआर, उसको रिप्लेस किया गया रूपी से। तो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन था और धीरे 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 करके पूरी जगह, सब जगह अब ये रुपीज का सिंबल आ गया था। लेकिन अब जो तमिलनाडु ने एक नए विवाद को जन्म दिया है उसके बहुत भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अगर तमिलनाडु ने ये शुरू किया है तो कौन जाने कि आने वाले समय में पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र और आप कोई भी स्टेट अपने अपने सिंबल ले आए तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर का जो हमारा जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक जुर्रत कह सकते हैं, या हिमाकत या हिम्मत या फिर एक उकसाने वाली जो एक स्टेट गवर्नमेंट की कार्रवाई होती है वो डीएमके के चीफ मिनिस्टर जो एम के स्टालिन है उन्होंने की है। तो उनको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि तमिलनाडु में अगले साल इलेक्शन है और डीएमके, हालांकि मुझे अपने ओपिनियन में अभी भी लग रहा है कि डीएमके के वापस सत्ता में आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि वहां पर जो अपोजिशन है एआईएडीएमके और बीजेपी और जो छोटे छोटे जो रीजनल छत्रप्स हैं वो इतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे कि डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस है जो अभी सत्ता में है उनको चुनौती दे पाए। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? जब उनको लग रहा है कि वो सत्ता में वापस आ रहे हैं, फिर उनको ऐसा उकसाने वाली कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे जो भारत के जो सदर्न स्टेट हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब का एक प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इन सब का जो सदर्न स्टेट है उनमें लीडर तमिलनाडु में है और एम के स्टालिन उसको लीड कर रहे हैं। और ये विवाद खासकर अगर आप देखें तो ये जो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो एक इशू है, 3 जो लैंग्वेजेस मैंडेटरी की गई है जिसमें एक इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज। तो वो जो 3 जो लैंग्वेज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैंडेटरी की गई हैं उसका ये एक्सटेंशन है, क्योंकि तमिलनाडु पहला स्टेट है जो कि खुलकर विरोध कर रहा है जो 3 लैंग्वेज की जो बात की गई है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो उसी का जो ये एक्सटेंशन है, जो रूपी और तमिल लेटर जो यूज किया है अपने बजट में, स्टेटमेंट में जो तमिलनाडु सरकार ने, तो उसी का ये एक्सटेंशन है। तो और दूसरा फिर एक 2026 में जो डीलिमिटेशन होने वाला है पूरे भारत में, जो कि 2001 से फ्रीज था, 2026 में होने वाला है। जो अभी सेंसस होगा उसके बाद डीलिमिटेशन होगा। और एक कहा जा रहा है कि हालांकि अभी ये ऑफिशियल नहीं है कि कौन से स्टेट की कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितनी घटेंगी या जो भी होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आप सबको पता है कि इंडिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं उनमें पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा सा हुआ है और पॉपुलेशन
जो नॉर्दर्न स्टेट है उनके कंपैरिजन में कम है। तो एक तमिलनाडु, ये एक सभी जो सदर्न स्टेट है उनके साथ मिलकर ये एक मुद्दा उठा रहा है भारत सरकार के सामने कि अगर ये डीलिमिटेशन होता है तो हमको नुकसान होगा, नॉर्दर्न स्टेट में सीटें बढ़ेंगी, हमारी कम होंगी या उतनी रहेंगी, हमने जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया उसको हमको एडवांटेज मिलना चाहिए, जबकि ये तो डिसएडवांटेज होगा। तो इस तरह का ये 3 इश्यू हो गए। तो एक तो ये डीलिमिटेशन का, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और अब ये तीसरा इन्होंने जो हिमाकत की है। तो इसके पीछे अगर हम चले तो उनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने आपको ब्रीफली बताया कि वो चाहते हैं कि वो तमिलनाडु एक अलग से दिखे, और उसका डायरेक्ट जो लिंक है वो इलेक्शन से तो है ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये चर्चा में बना रहे और वो दिखे कि तमिल सेंटिमेंट्स के सिर्फ डीएमके ही रखवाले हैं, डीएमके ही पार्टी जो तमिल सेंटिमेंट्स की बात कर सकती है। क्योंकि अगर एआईडीएमके या बीजेपी अगर उनके साथ नहीं खड़ी होंगी इस मुद्दे पर, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, या फिर डीलिमिटेशन के मुद्दे पर, तो वो दिखाएंगे कि देखो हम ही तमिल की पार्टी हैं, हम ही तमिल सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। तो वो सिर्फ अपनी जो वापसी है उसको और सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो एक तो ये कारण हो सकता है, और फिर दूसरा जो सत्ता परिवर्तन का है वो चाहते हैं कि अपने बेटे उदयनिधि मारन को वो सत्ता ट्रांसफर करें, उदयनिधि स्टालिन सॉरी, तो उसको सत्ता देना चाहते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है उनको। तो चाहेंगे कि वो जब 2026 में जब नई सरकार बने तो वो उदयनिधि सीएम बने, हो कि यंगेस्ट सीएम हो सकते हैं। तो ये एक उनका इंटरनल इशू है। तो मुझे तो यही लगता है कि वो सिर्फ कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपनी विक्ट्री, और एक तरह से जो बीजेपी जो वहाँ पे एक पैर पसार रही है, या फिर एआईडीएमके या बीजेपी का संभावित गठबंधन हो सकता है, या जो छोटी छोटी पार्टियां सब साथ आ सकती है उनका एक गठबंधन हो सकता है, तो उसको बिखेरने का एक कारण हो सकता है। क्योंकि मुश्किल होगा बीजेपी एआईडीएमके के एक साथ आना, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जा नहीं पाएगी, और एआईडीएमके बीजेपी के साथ आ नहीं पाएगा, उसको फायदा डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को मिलेगा। तो ये एक जरूर एक उसको जो डीएमके है उनको ये मुद्दा मिला है, और ये उकसाने वाले कार्रवाई कर रहे हैं। तो लेकिन उनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो भारत की जो सरकार है उन्होंने ये 2010 में लाया, जैसे मैंने आपको बताया पी चिदम्बरम कांग्रेस की सरकार लेके आई, इसमें मोदी या करंट बीजेपी सरकार का तो कोई रोल है भी नहीं। तो अचानक उनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उन्होंने खुद जो एक्स पे आके एक ट्वीट किया, फिर उसके बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट जो अन्नामलाई है कि अन्नामलाई, उन्होंने अच्छा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ये जो रूपी का सिंबल है एक तमिल ने बनाया था, उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम उदयनिधि कुछ है, जो अभी एक आईआईटीएन है, उन्होंने ये जो सिंबल डिजाइन किया था। और 2010 में एक कंपटीशन के थ्रू उन्होंने जो बहुत सारे जो डिज़ाइन आए थे उनमें से ये सेलेक्ट हुआ था। तो एक कंपटीशन के थ्रू उन्होंने सेलेक्ट किया। तो ये मुझे लगता है कि जो के अन्नामलाई है वो ये जो डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उनको याद दिला रहे हैं कि ये डिज़ाइन एक तमिलियन का था। और वो जो तमिलियन भी वो एक डीएमके का लीडर था, जो उदयनिधि है उनके जो फादर है वो एक डीएमके के एक्स एमएलए रह चुके हैं। तो वो दिलाना चाह रहे हैं कि तमिल प्राइड था, तमिलनाडु के लड़के ने ये डिज़ाइन किया था, पूरे भारत ने अडेप्ट किया था, और आप उसी का विरोध कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक कह के अपना पॉइंट रखने की कोशिश की है। और अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी सामने आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये डिज़ाइन अडेप्ट किया तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। तो चुप रहना भी मतलब आप उसको उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, मैं तो यही कहूँगा कि भारत की जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, खासकर जो करेंसी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, उसमें अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट दखल दे रहा है तो राहुल गांधी को एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन सामने आके बोलना चाहिए। भारत की इंटीग्रिटी और अखंडता के मामले में अगर चुप रहे तो इसका मतलब आज आप डीएमके के साथ खड़े हैं, फिर कल टीएमसी करेगी, या फिर दूसरे स्टेट फॉलो करेंगे, या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, तो आप फिर किस मुंह से रोक पाएंगे? तो मुझे लगता है कि सारे डिफरेंस भूल के राहुल गांधी या और भी अपोजिशन पार्टियां, हम सबको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए कि ये मंजूर नहीं है। क्योंकि भारत की जो अखंडता है वो सभी, और जो फेडरल स्ट्रक्चर वो सब स्टेट से मिलकर बना है, और कुछ पावर जो स्टेट्स गवर्नमेंट को दी गई है, कुछ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो एक इलेक्शन के लिए या फिर एक रीजनेबल सेंटिमेंट्स को उकसाने के लिए ये छोटी छोटी कार्रवाई आज आपको छोटी लग सकती है, लेकिन एक चिंगारी है, और ये कब आग में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है सबको इस बात का कंडेम करना चाहिए, और जहां भी हो सके डीएमके के जो लीडर हैं एमके स्टालिन, उनको ये
बताना होगा कि आपने जो स्टेटमेंट दी है या फिर जो स्टेप लिया है ये सही नहीं है। और उन्होंने ना बोला ही नहीं है, सिर्फ करके दिखा दिया है। ये बजट में जो स्टेटमेंट दिया है, बजट के जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए या फिर जो और भी जगह जगह तमिलनाडु में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने रुपीज़ को चेंज करके जो तमिल लेटर है उसको यूज करना शुरू किया है। तो ये खतरनाक स्थिति है, बहुत ही खतरनाक मानसिकता है और भारत की एकता और अखंडता के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सबको एक साथ बोलना पड़ेगा और जब बताना पड़ेगा कि जो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो जो डिलिमिटेशन के जो इश्यूज हैं, वो एक साथ बैठकर सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह ये छोटी छोटी चिंगारियां लगा लगा के एक बड़ी आग लगा दी तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज ये तमिलनाडु में होगा, फिर कर्नाटका में फैलेगा, फिर केरला में। और भारत तो विविधता में एकता वाला देश है। जो हमारी जो यूनिटी है वो इसी के ऊपर, हमारा जो स्ट्रेंथ है उसी के ऊपर है कि अलग अलग स्टेट्स अपने अपने हिसाब से चले। लेकिन जहाँ सबकी पावर्स डिवाइड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पावर दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट का अलग कानून है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, लेकिन आप एक दूसरे के मामले में दखल ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन है, उन्होंने ये जो किया है वो क्यों किया है और उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, और आप भी उसको कंडेम करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।